हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोएम दैट इज़ एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। पहले तो एलेजी एक जो वर्ड है उस पोइटिक डिवाइस को हम लोग देख लेते हैं। एलेजी का मीनिंग होता है अ सैड सॉन्ग। ठीक है, ये एक सैड सॉन्ग होता है जिसको कोई भी पोइट अपने किसी बिलव्ड या अपने रिलेटिव के मेमोरी में यानी कि उसकी याद में लिखता है। ठीक है, जब दोनों अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। या यहाँ पे जो पोइट हैं थॉमस ग्रे, उनके एक बेस्ट फ्रेंड हैं रिचर्ड वेस्ट, उनकी डेथ हो गई है। और एट द सेम टाइम व्हेन ही इज कंपोजिंग दिस पोएम ही इज स्टैंडिंग देयर इन अ village churchyard, or we can say a country churchyard, and he is thinking about the poor villagers who are buried in graves outside the church। जो चर्च के बाहर विलेजर्स जो कि अपनी ग्रेव्स में हैं, अपनी कब्रों में हैं, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। और वो क्या सोचते हैं? दैट देयर ग्रेव्स आर लुक लाइक द हीप्स, कि जो उनकी कब्रें हैं वो क्या हैं? हीप्स के जैसे हैं, हीप्स ऑफ सैंड के जैसे हैं, बालू के ढेर के जैसे हैं, है ना। एंड द पुअर पीपल हु आर लाइंग अंडर दीज ग्रेव्स विल रिमेन देयर फॉर एवर। और वो ऐसा भी सोचते हैं कि जो पुअर पीपल हैं वो उन ग्रेव्स में हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है और मेनली फोकस करती है ऑर्डिनरी विलेज पीपल पे, जो कि अपने ग्रेव्स में अपने ब्यूरिड हैं, दफनाए हुए हैं अपने कब्रों के अंदर कंट्री चर्चयार्ड में। और इसकी जो स्टार्टिंग है पोएम की, जो शुरुआती लाइंस हैं वो इस तरीके से शुरू होती हैं कि जो डे है वो पास हो रहा है, यानी कि जो डे है उसका एंड हो रहा है और सभी लोग ऑल द फार्मर्स, ऑल द हर्ड ऑफ कैटल, वो सभी क्या है? अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। ये पोएम जो है वो 128 लाइंस का है, इसलिए इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट। 1 to 40 लाइंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर विद मी। एंड द फर्स्ट लाइन इज द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड कर्फ्यू है, मैं आपको एक एक वर्ड का भी मीनिंग बताऊंगी, देन वी विल वर्क ऑन द होल स्टैंजा। तो कर्फ्यू टोल्स द नेल, ये जो वर्ड है कर्फ्यू, इसको बोला जाता है क्या? बेल ऑफ अ चर्च। चर्च का जो बेल होता है, गिरजाघर का जो घंटी होती है, उसको कर्फ्यू बोलते हैं। टॉल्स का मतलब होता है रिंग्स। रिंग्स मीन्स बजती है। तो जो गिरजाघर की घंटी है वो बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये जो वर्ड नेल होता है इसका मतलब होता है एंड हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, डेथ भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो वर्ड है नेल, यहाँ पे एंड के लिए आया है। किसके लिए आया बच्चों? एंड के लिए, पार्टिंग डे के एंड के लिए। यानी कि डे पार्टिंग हो रहा है, यानी कि डे जो है वो ओवर हो रहा है, डे खत्म हो रहा है। और इसका जो एंड बेल है, गिरजाघर की घंटी, वो बजती है। तो पोइट क्या बोलते हैं? द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी कि जो गिरजाघर की घंटी है वो पार्टिंग डे के एंड पर बजती है, बज जाती है। द लोइंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली। और आगे बोलते हैं कि जो लोइंग हार्ड है, लोइंग का मतलब होता है रंभाता हुआ, यानी कि आवाज ही करता हुआ। हर्ड मीन्स ग्रुप। किसका ग्रुप? एनिमल्स का ग्रुप यहाँ पे बोला है। तो जो कैटल्स हैं या एनिमल का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है? ओवर द ली से। ओवर द ली मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रासलैंड से, यानी कि चारागाहों से, पैस्चर ग्राउंड से वो लौट रहा है स्लोली स्लोली इन अ विंड। विंड मीन्स यहाँ पे हवा नहीं है, विंड का मतलब है लाइन में, एक कतार में चला आ रहा है। ठीक है, थर्ड लाइन बोलती है इसकी, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। और जो प्लोमैन है, प्लोमैन आप सब जानते हो, जो लोग किसान हैं, हल चलाते हैं, उनको प्लोमैन बोला जाता है। होमवर्ड मीन्स टुवर्ड्स होम, वो भी घर की तरफ लौट रहे हैं। प्लॉट्स हिज वियरी वे, वियरी वे मीन्स वियरी स्टेप्स के साथ में वेरी लेबोरियसली। प्लॉट्स मीन्स वॉकिंग लेबोरियसली। सो द पीपल, द फार्मर आर ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम देयर होमली जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग इट होल डे। पूरा दिन अपना जो काम, सॉरी नॉट होमली जॉब, होमली जॉब नहीं करते किसान, फार्मर्स, यहाँ पे जो प्लोमैन है, तो वो अपना जो बाहर का काम है, खेतों का जो काम है, उसको करके वियरी वे से, यानी कि जो हैवी स्टेप्स हैं उनके, उनसे चले आ रहे हैं क्योंकि उनको थकान हो गई है। आगे है, एंड लीव्स द वर्ल्ड
टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड वॉट द पोइट से, पोइट बोलते हैं कि एंड लीव्स द वर्ल्ड, और जो पूरा संसार है वो डार्कनेस में जा रहा है, एंड टू मी, और मैं भी, यानी कि जो पोइट हैं ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर इन द चर्च यार्ड, वो चर्च यार्ड में खड़े हैं और वहां होके वो पूरा नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गिरजाघर की घंटी है वो एंड ऑफ द पार्टिंग डे का सिग्नल दे रही है, और जो एनिमल्स का ग्रुप है वो किस तरीके से वापस आ रहा है। प्लूमैन भी अपने वियरी स्टेप से, अपने थके हुए बॉडी के साथ, थके हुए पैरों के साथ में अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, और जो पूरा संसार है वो डार्कनेस में जा रहा है, मतलब रात होने वाली है। एंड द पोइट इज स्टिल स्टैंडिंग देयर इन द चर्च यार्ड, और अभी तक वो चर्च यार्ड में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा इसका देखते हैं, फिफ्थ लाइन, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। व्हाट द पोइट सेज हियर, वो बोलते हैं कि जो लैंडस्केप ऑफ द साइट थे, ग्लिमरिंग लैंडस्केप थे, यानी कि दिन के टाइम में जो ग्लिमरिंग कर रहे थे, जो शाइनिंग कर रहे थे, जो लैंडस्केप चमक रहे थे, वो अब क्या हो रहे हैं, ऑन द साइट, यानी कि जो दृष्टि में थे, जो मुझे दिखाई दे रहे थे, नाउ फेड्स, अब वो क्या हो रहे हैं, फेड्स हो रहे हैं, मतलब हल्के हो रहे हैं। जब भाई शाम होती है, रात होती जाती है, तो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पे पॉइंट वही बोल रहे हैं कि जो ग्लिमरिंग लैंडस्केप्स थे, जो कि मेरी साइट में थे, ऑन द साइट थे, जो मुझे दिखाई दे रहे थे, नाउ गेटिंग फेड, अब वो फेड हो रहे हैं। एंड ऑल द एयर अ सोलेमन स्टिलनेस होल्ड्स, और आगे बोलते हैं कि जो पूरा एयर है वो सोलेमन का मतलब होता है सीरियस, स्टिलनेस मीन्स कामनेस, होल्ड किए हुए, यानी कि पूरी जो हवा है वो एकदम शांत है, हवा में किसी तरीके के शोर शराबे नहीं है। अब आगे बोलते हैं कि शोर तो है लेकिन कैसा है, सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। अब आगे बोलते हैं सेव का जो मीनिंग है, इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इन एडिशन टू, इसके जो अतिरिक्त, यानी कि अगर शोर वहां पे हो रहा है तो वो किस चीज से हो रहा है, वेयर द बीटल मीन्स एन इंसेक्ट को बीटल बोलते हैं। व्हील्स मीन्स जो कि सर्कल कर रहा है, यानी कि जो कि मंडरा रहा है, घूम रहा है। हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, अब फ्लाइट का मतलब तो फ्लाई करना हो गया, लेकिन ड्रोनिंग का मतलब क्या है, हमिंग साउंड करता हुआ, लाइक अ ड्रोन। ठीक है, तो पोइट बोलते हैं कि ये जो कामनेस ऑफ द एयर है, ठीक है, ये जो हवा की जो शांति है, ये टूटती है सिर्फ किसके द्वारा, एक बीटल के द्वारा, जो कि क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, यानी कि वहां पे चक्कर लगा रहा है, फ्लाई करते हुए ड्रोनिंग वे में, यानी कि हमिंग करते हुए फ्लाई कर रहा है और इधर उधर सर्कल लगा रहा है। उस बीटल ने ही सिर्फ इस एयर की सोलेमन स्टिलनेस को, बिल्कुल शांति को क्या किया है, तोड़ा है। और आगे बोलते हैं एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। ड्राउजी का मीनिंग होता है स्टूडेंट स्लीपी टिंकलिंग। अभी जो वर्ड जो टिंकलिंग आया है, इस टिंकलिंग का मीन क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे देखिए दो चीज इससे पहले भी मैं बताऊंगी, ड्राउजी टिंकलिंग और डिस्टेंट फोल्ड पे। टिंकलिंग का मतलब होता है वो बैल जो कि एनिमल्स के गले में बंधते हैं, ठीक है, तो वो बैल्स की आवाज को यहाँ पे टिंकलिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, ड्राउजी टिंकलिंग। वैसे तो ड्राउजी कौन करेगा भाई, स्लीपी कौन होगा, कोई भी लिविंग बीइंग ही स्लीपी होगा, है ना, वो ही सोएगा। लेकिन यहाँ पे किसको बोला है, बैल को ड्राउजी बोला है। तो यहाँ पे एक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी आप डिस्कस कर लीजिए। वो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है। ट्रांसफर एपिथेट क्यों है, क्योंकि जो ड्राउजी वर्ड है वो क्या हुआ है, टिंकलिंग के लिए ट्रांसफर किया गया है, जबकि होना किसके लिए चाहिए, लिविंग बीइंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड। और ये जो कामनेस ऑफ द एयर है, ये स्लीपी जो एनिमल्स के ग्रुप हैं और उनके गले में जो टिंकलिंग यानी कि जो बैल बंधी हुई है उसकी आवाज से, वो कहाँ पे है, डिस्टेंस पे है, थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, थोड़ी दूरी पे हैं, और उनके गले की जो बैल है उसकी आवाज जब वो अपनी स्लीपी में, अपनी ड्राउजी पोजीशन में क्या करते हैं, अपने हेड को मूव करते हैं सोते हुए, तो वहां पे कभी कभी कामनेस ऑफ द एयर यानी हवा की जो शांति है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Save that from yonder ivy-mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reason। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मीनिंग है, हम लोग अगर डिस्कस करें, बात करें इसकी, तो सेव, जैसे कि वर्ड पहले सेव पहले भी आया था, तो वहां पे भी रीजन बताया था कि सेव क्यों आया है, कि जो डिस्टर्बेंस करता है उसके लिए। तो और डिस्टर्बेंस किस चीज से होता है, फ्रॉम यॉन्डर। यॉन्डर जो वर्ड होता है इसका मतलब है एट अ डिस्टेंस,
ठीक है, यानी कि कुछ दूरी से। क्या हो रहा है अब कुछ दूरी से? आईवी मेंटल्ड टावर द मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेन। आईवी एक वो क्रीपर होती हैं जो कि हमेशा कैसी रहती हैं? ग्रीन रहती हैं, ठीक है। और मेंटल्ड टावर क्या है? मेंटल्ड का जो मीनिंग है वो होता है काफी ओल्ड एंड टैटर्ड। टावर जो है एक बिल्डिंग जिसको बोलें, ओल्ड एंड टैटर्ड जो बिल्डिंग है वो आईवी लीव्स से क्या है? कवर है। और वहां पे कौन रहता है? मोपिंग आउल रहते हैं। मोपिंग का मतलब क्या है? स्टिल, यानी कि जिनको स्टिलनेस कामनेस पसंद होती है, जिन उल्लुओं को, उल्लू को तो साइन ही माना जाता है किसका? शांति का, कि वो शांति वाली जगहों पे रहता है, इसलिए उसको शुभ भी नहीं माना जाता है कि जहाँ पे उल्लू होता है वहां शांति हो जाती है, ऐसा कुछ अपने ट्रेडिशनल आउटलुक है। तो देखिए ये जो आईवी मेंटल्ड टावर हैं जहां पे कौन रहते हैं? मोपिंग आउल रहते हैं। अब वो मून को कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ऑफ सच एज वेंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। और ये जो आउल है उसको हमेशा फेमिनिन जेंडर में यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है कि वेंडरिंग कर रहा है कोई, कौन? सीक्रेट, सॉरी, एज वेंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। उनका जो, उसका जो सीक्रेट बावर है, यानी कि उसका बावर मीन्स होता है, आप अगर बावर वैसे कुंज को बोलते हैं हिंदी में, तो बावर यहाँ पे आप उसके रहने की जगह को बोल सकते हो जहाँ पे वो आईवी लीव्स में उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर कह सकते हो, ऊपर कह सकते हो, जहां पे भी वो रहता है, तो उस जगह पे वो कंप्लेन कर रहा है मून को कि यहाँ पे कोई आया हुआ है, यहाँ पे कोई वेंडरिंग कर रहा है। वेंडरिंग मीन्स घूम रहा है। अब यहाँ पे घूमने के लिए किसको बोला है उसने? पोइट ने अपने आप को बोला है कि वो जब पोइट वहां घूम रहे हैं तो ये जो आउल है वो मून को कंप्लेन कर रहा है। और क्या कंप्लेन कर रहा है? मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रीजन, कि मोलेस्ट मीन्स डिस्टर्ब कर रहा है कोई उसके एंशियंट सॉलिटरी रीजन को, यानी कि उसकी शांति को भंग कर रहा है, जो कि उसको पुराने टाइम से मिली हुई है, उस शांति को कोई खराब कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मोपिंग आउल है जो कि कहाँ बैठा है? आईवी मेंटल टावर पे बैठा हुआ है, वो मून को कंप्लेन करता है कि कोई उसके सीक्रेट बावर में क्या कर रहा है? वेंडरिंग कर रहा है, उसकी सीक्रेट जगह पे, बैठने की जगह पे, रहने की जगह पे वेंडरिंग कर रहा है, घूम रहा है, और मोलेस्ट कर रहा है उसके एंशियंट सॉलिटरी रीजन को, उसकी जगह को मोलेस्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आगे देखिए, beneath those rigid elms that ye tree shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever let the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath those rigid elms, elms is a kind of tree, elms भी एक तरह का ट्री होता है, यू भी एक तरीके का ट्री होता है, तो उन दोनों की छाया में क्या है? अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो उन ग्रेव्स के बारे में बोल रहे हैं। जब वो चर्च यार्ड में खड़े हुए थे, ठीक है, कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, तो वहां पे वो ग्रेव्स को देखते हैं, किसकी? विलेज पीपल की, जो कि बहुत ही सिंपल, सोबर और इस तरीके के थे, और अब उनकी डेथ हो गई है, एंड नाउ दे आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। तो बोलते हैं कि बीनीथ दोज रजिड, रजिड का मतलब होता है हार्ड बच्चों। क्या होता है? हार्ड। हार्ड जो एल्म ट्री है वो, और यू जो ट्री है, उनकी छाया में, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी माउल्डरिंग हीप। हीव्स का मतलब होता है बढ़ जाना, रेज हो जाना। क्या हो जाना? रेज हो जाना। द टर्फ, टर्फ का मतलब होता है ड्राई ग्रास कह सकते हो। टर्फ मीन्स ड्राई ग्रास। तो यहाँ पोइट बोलते हैं कि एल्म्स और ये ट्री की छाया के नीचे या उनकी छाया में हीव्स द टर्फ इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप। माउल्डरिंग हीप किसको बोला है? उन ग्रेव्स को बोल रहा है। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर होता है, और माउल्डरिंग मीन्स आप कह सकते हो मिट्टी का ढेर। अब तो वो ही रह गया है वो। तो यहाँ पे उन मिट्टी के ढेर के ऊपर क्या हो गया है? हीव्स द टर्फ। टर्फ जो है, ड्राई ग्रास जो है वो रेज हो रही है, यानी कि खड़ी हुई है, या ड्राई ग्रास वहां पे उगी हुई है। पहले तो ड्राई नहीं थी, लेकिन अब वो ड्राई हो गई है। विद इन द पासिंग ऑफ टाइम के साथ साथ में वो सूखती जा रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, बीनीथ दो रजिड एल्म एंड यू ट्री शेड वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप। उन माउल्डरिंग हीप पे, यानी कि उन ग्रेव्स के ऊपर जो ड्राई ग्रास है वो बड़ी हो रही है, और ये जो ग्रेव्स है वो कहाँ पे हैं? एल्म्स और ये ट्री के नीचे हैं। आगे थर्ड लाइन 15 नंबर का जो लाइन है वो देखिए, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट। व्हाट द पोइट सेज कि ईच ऑफ हिज नैरो सेल। ईच यहाँ पे किसके लिए आया है? यहाँ पे ईच जो वर्ड है वो यूज हुआ है उन विलेज पीपल के लिए, उन विलेज फादर्स के लिए, हु आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। तो ईच इन हिज नैरो सेल यहाँ पे ग्रेव्स को बोला है। हर कोई अपनी ग्रेव्स में हमेशा के लिए
सो गया है। एंड द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। और ये जो रूड, रूड का मतलब यहाँ पे रूड वो वाला रूड नहीं है, यहाँ पे सिंपल फॉर फादर्स के लिए आया है। जो सिंपल फॉर फादर्स थे, पूर्वज थे किसी गांव के। हैमलेट, हैमलेट का मतलब क्या होता है? विलेज, विलेज के वो स्लीप कर रहे हैं। कहाँ पे? उन ग्रेव्स के अंदर। एक बार फिर से देख लीजिए। एल्म्स और ये ट्री के नीचे, जहाँ पे कि सूखी घास के काफी सूखी घास जो है वो काफी बड़ी हो गई है। माउल्डरिंग हीप्स के ऊपर, उनके अंदर जो विलेज फॉर फादर्स हैं किसी गांव के, वो हमेशा के लिए अपने नैरो सेल्स में सो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। अब वो हमेशा के लिए सो तो गए हैं, लेकिन अब 17 नंबर की जो लाइन है, यहाँ से पोइट क्या बोलते हैं कि वो हमेशा के लिए सो गए हैं। और इसका रिजल्ट क्या है वो देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मून। इंसेंस ब्रीथिंग का मतलब, इंसेंस का जो मीनिंग होता है वो फ्रेश होता है, फ्रेश एंड कूल। जो मॉर्निंग का जो ब्रीज है, जो एयर है, हवा है मॉर्निंग की, उसका जो कॉल है, ब्रीजी कॉल का मतलब यहाँ पे पोइट इस चीज से लेते हैं कि जो ब्रीजी कॉल होती है, यानी कि मॉर्निंग का जो ये ठंडी और फ्रेश एयर होती है, ये नेचर को और इंसान को, दोनों को जगाने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे ब्रीजी कॉल उस एयर को बोला है, ठीक है, जो कि सुबह के टाइम है और फ्रेश है। तो द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्निंग की जो फ्रेश और कूल एयर है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉब्यूल्ड शेड। और जो स्वेलो, स्वेलो एक बर्ड होती है, उसकी ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स उसकी जो आवाज है, कहाँ से? स्ट्रॉब्यूल्ड शेड से, जो स्ट्रॉ उसने अपने लिए, जो नेस्ट उसने अपने लिए स्ट्रॉ से बनाया हुआ है, उससे। एंड द कॉक श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न। और या फिर कॉक का श्रिल हो, श्रिल मीन्स होता है तेज आवाज, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, आप सभी को पता होगा। जो कि क्लैरियन, क्लैरियन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जैसी आवाज क्लैरियन की होती है, वैसा ही आवाज कुछ कुछ कॉक का होता है, मुर्गे का होता है, जो कि सुबह के टाइम में बोलता है। या आप तेजी से भी लगा सकते हो, क्लैरियन का जो साउंड होता है वो भी तेज होता है और कॉक का भी तेज होता है। और द इकोइंग हॉर्न, या फिर गूंजते हुए हॉर्न की अगर हम बात करें तो वो भी क्या नहीं कर सकते? देखिए, इसमें 4 चीजों को बोला गया है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। जो ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न है, वो भी नहीं उठा सकती है, क्योंकि वो अपने ग्रेव्स में हमेशा के लिए सो गए हैं। और जी जो स्वेलो नाम की जो बर्ड है, वो भी ट्विटरिंग करके अपने स्ट्रॉब्यूल्ड सेट से, वो भी उनको नहीं जगा सकती। तीसरा, कॉक श्रिल भी उनको नहीं जगा सकता, और इकोइंग हॉर्न भी उनको कभी नहीं उठा सकता है। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। कोई भी उनमें से, इन चारों में से कोई भी उनको उनके लोली बेड से, यानी कि जो नीचे बने हुए उनके जो बिस्तर हैं, यानी कि उनकी जो ग्रेव्स हैं, उनमें से राउज नहीं कर सकता, उनको उठा नहीं सकता है। समझ आया? आगे चलते हैं। For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the invite kiss to share. देखिए आगे पोइट क्या बोलते हैं उन forefathers के लिए, उन विलेज पीपल के लिए। अब क्या है, जब वो अपनी ग्रेव्स में सो गए हैं, तो अब क्या होगा? कोई भी ब्लेजिंग हर्थ नहीं होगा, यानी कि कोई भी, हर्थ का मतलब होता है बच्चों चूल्हा, जो कि गांव में जलते हैं, जिन पे खाना बनाते हैं। तो कोई भी चूल्हा ब्लेज नहीं होगा, यानी कि कोई भी चूल्हा जलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। और जो हाउस वाइफ्स हैं जो कि बिजी हो जाती थी इवनिंग केयर में, अब वो भी बिजी नहीं होंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। सायर का जो वर्ड है वो यहाँ पे फादर है, और कोई भी बच्चा अपने फादर के रिटर्न के लिए क्या नहीं करेगा? लिस्प नहीं करेगा, मीन्स इंतजार नहीं करेगा। एंड और क्लाइंब हिज नीज, और ना ही उनके नीज पे चढ़ेगा। द इनवाइट किस टू शेयर, अपने किस को शेयर करने के लिए, यानी कि कोई भी बच्चा उनके घुटनों पे चढ़ के ऊपर तक नहीं चढ़ेगा, चेहरे तक नहीं जाएगा, उन अपने किस को उन्हें देने के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए इस पूरे स्टैंजा को। यानी कि अब पोइट बोलते हैं कि वो पुअर पीपल, वो विलेज मैन, वो विलेज फॉर फादर्स जो कि अब ग्रेव्स में लाइट हैं, यानी कि जो अपनी ग्रेव्स में सो गए हैं हमेशा के लिए, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा, ना ही किसी हाउसवाइफ को इवनिंग केयर करना पड़ेगा, इवनिंग में प्लानिंग करनी पड़ेगी जो वो करती थी खाना बनाने की और दूसरे काम की। जब उनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जब बाहर से इवनिंग टाइम में घर लौटते थे, उनको भी कोई भी अब प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। एंड और जो बच्चे हैं वो भी अपने फादर का रिटर्न का वेट नहीं करेंगे, और ना ही उनके घुटनों पे चढ़ के अपना किश शेयर करने का
कोई भी उनको चांस मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bought the woods beneath their sturdy stroke. तो बच्चों बहुत अच्छी लाइंस हैं। हाउ डिड द हार्वेस्ट, अब ये उन पुअर पीपल की लाइफ को बोल रहे हैं यहाँ पे पोइट कि वो किस तरीके की लाइफ स्पेंड करते थे। कि ऑफन ऑफन वो लोग क्या करते थे, हार्वेस्ट करते थे किसको, अपने सिकल से। सिकल एक औजार होता है जिसको वो अपनी क्रॉप्स को, यील्ड्स को कट करने में यूज करते थे। ठीक है, तो ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, वो लोग क्या करते थे, रीप करते थे हार्वेस्ट अपनी क्रॉप्स को किससे, सिकल से। देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, उनका जो फरो है, फरो मीन्स होता है प्लो, प्लो मीन्स क्या होता है, हल होता है। और उनका जो हल था वो क्या करता था, स्टबर्न ग्लीब को, ये जो वर्ड ग्लीब आया है बच्चों ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और ये ग्लोब के लिए यूज हुआ है। ग्लोब का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, धरती, जो कि कैसी है, स्टबर्न है। स्टबर्न का मतलब आप सब जानते हो हार्ड है। ठीक है, तो हार्ड ग्लोब को यानी कि हार्ड अर्थ को जिसने ब्रॉक किया। ठीक है, उनके जो फरो थे उन्होंने अपने फरो को यूज करके क्या किया था, हार्ड ग्लोब को यानी कि जो जमीन बहुत हार्ड थी उसको वो ब्रॉक कर देते थे। एंड हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, और जोकंड का मतलब होता है हैप्पीली, और कितना हैप्पीली वो लोग क्या करते थे, ड्राइव करते थे किसको, अपनी टीम को। अब उनकी जो टीम है वो कौन हो सकती है खेतों के अंदर, उनकी टीम खेतों में थे उनके पेयर ऑफ बुल्स कह सकते हो, पेयर ऑफ हॉर्सेस कह सकते हो, और अ फील्ड एक खेत के अंदर। और वो कितना हैप्पीली ड्राइव करते थे, कितना खुशी के साथ चलाते थे किसको, अपनी टीम को, अपने पेयर ऑफ बुल को। या जब वो हल जोतते थे तो वो हल किससे जोतते थे, अपने पेयर ऑफ बुल से। तो वो उनको कितना हैप्पीली अपनी टीम के साथ खेत में काम करते थे, कितना हैप्पीली उनको ड्राइव करते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रॉक, और कैसे वो बोर्ड करते थे। बोर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स नीचे झुकाना या कट कर देना। वुड्स, वुड्स यहाँ पे ट्रीज के लिए आया है। बीनीथ मीन्स नीचे, और दे स्टडी स्ट्रोक, अपने स्टडी स्ट्रोक से। स्टडी का मतलब, स्टडी स्ट्रोक आप स्ट्रोक ऑफ एन एक्स भी कह सकते हो, कि अपने एक्स के स्ट्रोक से, एक्स के प्रहार से, अपनी कुल्हाड़ी के प्रहार से वो लोग क्या करते थे, किस तरीके से किसी भी पेड़ को नीचे झुका देते थे। तो ये सारी चीजें पोइट यहाँ पे उनकी लर्न कर रहा है, उनकी चीजें याद कर रहा है कि किस तरीके से वो सिकल को यूज करके अपने क्रॉप्स को रीप करते थे, काटते थे। उनका जो फरो था, उनका जो फरो मीन्स प्लो यानी कि जो हल था, वो किस तरीके से स्टबर्न ग्लोब को, उस हार्ड जमीन को तोड़ देता था। और कितना हैप्पीली वो लोग अपनी टीम के साथ एक खेत में ड्राइव करते थे, और किस तरीके से किसी भी पेड़ को वो अपने स्टडी स्ट्रोक से, बाय यूजिंग देयर हार्ड एक्स को यूज करके वो किस तरीके से उसको नीचे गिरा देते थे। तो आगे चलते हैं। लेट नॉट एम्बिशियस मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो उन लोगों को एक तरीके से बोल रहे हैं जो कि काफी एम्बिशियस है। एम्बिशन, देखिए यहाँ पे जो एम्बिशन वर्ड आया है, ये एम्बिशन में सिनेक्डॉग जो है वो पोइटिक डिवाइस है, सिनेक्डॉग। अब ये सिनेक्डॉग क्या होता है बच्चों, सिनेक्डॉग वो होता है जो कि हम छोटी सी बात करें और वो काफी बड़ा सेंटेंस बना दे, यानी कि एक पार्ट होल को रेफर करे, यानी कि किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा पूरे की पूरी चीज को रेफर करे। तो यहाँ पे जो एम्बिशन वर्ड है, यहाँ पे जो एम्बिशन वर्ड यूज हुआ है उन एम्बिशियस और वेल्दी पीपल के लिए। ठीक है, तो लेट नॉट एम्बिशियस पीपल मोक, मोक का मीनिंग होता है मेक फन, मतलब मजाक बनाना। लेट नॉट एम्बिशियस पीपल मेक फन ऑफ देयर यूजफुल टॉयल, देयर जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे वो विलेज पीपल के लिए, विलेज फादर्स के लिए यूज हुआ है, हु आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। कि जो एम्बिशियस पीपल हैं, वेल्दी पीपल हैं, उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसका, उनके यूजफुल टॉयल का। उनके यूजफुल टॉयल मीन्स आप जानते हो वर्क, जो यूजफुल वर्क उन्होंने किए हैं, जो सर्विस उन्होंने दी है। द पीपल who were the villagers, they always worked hard in the fields to feed the community. They always very much in मीन्स यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा कैसे रहते थे, पसीनों में नहाए हुए रहते थे, पसीने उनको आए रहते थे, और वो कम्युनिटी के लिए हमेशा क्या करते थे,
क्रॉपिंग करते थे, यानी कि फसल उगाते थे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि जो एम्बिशियस और वेल्दी पीपल हैं उनको उनके यूजफुल टॉयल्स का, उनके उन इम्पॉर्टेंट वर्क का, उनकी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके होमली जॉयज का, और उनकी डेस्टिनी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अननोन, उनकी जो अननोन डेस्टिनी थी जिसको कोई भी नहीं जानता, ठीक है, उस डेस्टिनी का भी उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए। नॉर ग्रैंडर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही उन ग्रैंडर को, ग्रैंडर मीन्स कौन है, यहाँ पे फिर से एक सिनेकडॉक है। ग्रैंडर किस, ग्रैंडर का मतलब होता है शानो शौकत। तो वो जो पीपल के लिए, लोगों के लिए यहाँ पे बात हुई है, फिर से सिनेकडॉक डिवाइस, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्डेनफुल स्माइल शो नहीं करनी चाहिए। डिस्डेनफुल का मतलब आप यहाँ पे हेटफुल भी कह सकते हो, प्राउडफुल भी कह सकते हो। प्राउडफुल स्माइल उनकी तरफ शो नहीं करनी चाहिए, उन वेल्दी पर्सन्स को, उन वेल्दी पीपल को। किसके रिगार्डिंग? विलेज पीपल के अगेंस्ट उनको डिस्डेनफुल स्माइल शो नहीं करनी है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि जो पुअर होते हैं बेचारे, जो गरीब लोग थे, उनका तो क्या था, शॉर्ट और सिंपल एनल्स थे। एनल्स मीन्स लाइफ स्टोरीज थी, उनकी तो सिंपल कहानियां थी जिंदगी की। तो उनको, यानी कि जो वेल्दी और एम्बिशियस पीपल हैं, उनको उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और उनकी सर्विसेज को उनको सीरियसली लेना चाहिए। आगे देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable are the path of glory lead but to the grave। देखिए यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जो बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री का मतलब होता है हाई फैमिली, यानी कि हाई फैमिली की बोस्टिंग करना, डींगे हाँकना। पॉम्प ऑफ पावर, यानी कि अपनी पावर को शो करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और अपनी सुंदरता को दिखाना। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, जो उस सारे धन को, उस सारी वेल्थ को दिखाना, शो करना जो कि आपको मिली है, जो आपको दी गई थी। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर, ये सारी की सारी चीजें ही क्या कर रही हैं, वेट कर रही है, इंतजार कर रही है इनएविटेबल आर का, यानी कि डेथ का। ये सारी चीजें होते हुए भी डेथ आपका इंतजार कर रही है। आप ये भी बोल सकते हो कि आप भले ही हाई फैमिली में पैदा हुए हो और वहां की डींगे हाँकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत सारी ब्यूटी है, वेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन इनएविटेबल आर आपका वेट कर रहा है, यानी कि डेथ आपका इंतजार कर रहा है, मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, आप कितना भी ग्लोरी कमा लो, यश कमा लो, सम्मान कमा लो, पैसा कमा लो, लेकिन सब किधर जाता है, लीड बट टू द ग्रेव, ग्रेव की तरफ जाता है, यानी कि डेथ। बिल्कुल क्या है, एसेंशियल है, बहुत ही एक ट्रू, एक सच्चाई है, ट्रुथ है, ठीक है, कि मृत्यु सभी की होनी है, चाहे वो वेल्दी हो, नोन हो, अननोन हो, किसी भी तरीके के लोग हों, किसान हों, ठीक है, देहाती हों, या फिर शहर में रहने वाले लोग हों, सबका ही डेथ होना है। तो आगे देखते हैं। नॉर यू ye proud impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn eisel and fretted value the pealing anthem swells the note of praise। आगे पोइट क्या बोलते हैं, नॉर यू ye proud, आपको प्राउड नहीं करना चाहिए, किस चीज पे, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, आपको प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्ट नहीं है, ये गलती नहीं है, किसकी, उन विलेज फॉर फादर्स की, हु आर लाइंग ब्यूरिड देयर इन देयर ग्रेव्स, जो अपने ग्रेव्स में ब्यूरिड हैं, दफनाए हुए हैं, ये उनका फॉल्ट नहीं है। इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज, और क्योंकि, और वो क्या गलती के बारे में यहाँ पे पोइट बात कर रहे हैं, मेमोरीज ओवर देयर टॉम्ब, उनकी जो टॉम्ब है, यानी कि उनकी जो ग्रेव्स हैं, उनके ऊपर अगर कोई मेमोरी नहीं बनी है, कोई ट्रॉफीज रेज नहीं है, यानी कि किसी तरीके की कोई कलाकारी या चित्रकारी अगर वहां पे नहीं हुई है, तो ये उन लोगों का क्या नहीं है, उन लोगों का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रोन आइजल एंड ट्रैक्ट वैल्यू एंड द पीलिंग एंथम स्वेल द नोट ऑफ फ्रेज। आगे पोइट बोलते हैं, कि दे शुड नॉट ब्लेम बिकॉज on the poor villagers who lie buried in the simple graves, if their friends and relatives could not erect monuments over them, तो हम इस चीज के लिए उनको फॉल्टी नहीं करार दे सकते, उनको हम इस चीज के लिए नहीं मान सकते कि वो गुनहगार हैं, अगर उनके ग्रेव्स के ऊपर क्या नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है, किसी तरीके के कोई मेमोरीज नहीं है, ठीक है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बने हुए हैं, तो इसके लिए वो फॉरफादर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द पुअर फॉरफादर्स ऑफ द विलेजर्स आर ब्यूरिड आउटसाइड द चर्च, वाइल दोज हु वर रिच
who were rich, they were buried inside the church. यानी कि पोइट बोलते हैं यहाँ पे जो रियलिटी है उसको बताते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो तो चर्च के बाहर ब्यूरिड किए गए थे और जो रिच हैं वो चर्च के अंदर ब्यूरिड किए गए. एंड द पोइट says that the rich and proud people of the cities that they should not hate the ordinary graves of the rude rustic. वो ये भी बोलते हैं कि rude rustic को यानी कि simple people को जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं उनसे आपको क्या नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना चाहिए. और अगर उनकी ग्रेव्स पे कोई चीज़ इंस्क्रिप्ट नहीं है, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बने हैं, तो इसके लिए भी वो खुद जिम्मेदार नहीं है. सोसाइटी इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. समाज इसके लिए जिम्मेदार है. ठीक है. ऑल्सो दीज ऑनर्स हैव नो इफेक्ट ऑन डेथ. डेथ कम्स टू ऑल. कोई किसी तरीके का ऑनर इस चीज में साथ नहीं देता क्योंकि डेथ तो सबकी होनी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब. सो दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड दिस पोएम. एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक दो जगह तो सिनेक डॉट यूज हुआ है जो कि अपने सेकेंड लास्ट स्टेंजाज में था, और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है यहाँ पे भी एक जगह पे एक पोइटिक डिवाइस यूज हुई है, वो हुई है वियरी वेज के अंदर. वियरी वेज में कैसे हुई है कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आप जिसको कहोगे वो फिर से ट्रांसफर एपिथेट है. यहाँ दो जगह ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है और दो जगह पे सिनेक डॉट यूज हुआ है. ट्रांसफर एपिथेट का आप फिर से मान सकते हो कि जो एपिथेट है वो वियरी, वो एपिथेट यूज हुआ है वे के लिए, जबकि ये किसके लिए यूज होता है, ये विशेषण. एपिथेट का मीन्स क्या होता है, विशेषण आप एक तरीके से कह सकते हो. ये हमेशा नाउन के साथ यूज लिविंग बीइंग के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ हुआ है, वे के साथ में यूज हुआ है. इसलिए इन दो स्टेंजास के अंदर तो हमने देखा कि ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ और दो के अंदर सिनेक डॉट यूज हुआ. सो दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड दिस पोएम. पूरा नहीं है लेकिन 40 लाइंस को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट 40 लाइंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बाकी का बचा हुआ लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.